घर के एक कोने में बैठी ममता जी अपने पति हरीश जी को याद करके आंसू बहा रही थी। एक समय था जब वह अपने घर में महारानियों की तरह राज किया करती थी। दोनों बहू पर हुक्म चलाया करती थी। वह बहुओं से कहती कि मेरे घर में जो कुछ भी होगा मेरे द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही होगा। दोनों बहुएं भी उन दिनों एक पैर पर खड़ी रहती थी। ममता जी ने जो कह दिया समझो वह पत्थर की लकीर हुआ करती थी, क्योंकि उन दिनों ममता जी के पति हरीश जी घर का सारा खर्च उठाया करते थे। वे एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने अपने जीवन भर कम खर्च करके और अपने दोनों बेटे के भविष्य के लिए जहाँ जहाँ उन्हें उचित लगा वहाँ प्लॉट खरीदा, कहीं खेत खरीदा और अपने दोनों बेटे अमन और रमन को अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया। प्राय देखा जाता है बड़े स्कूलों में अमीर बाप के बेटे ही ज़्यादातर पढ़ने जाया करते हैं, तो उनके शौक भी बड़े बड़े होते हैं। उन्हीं की संगति अमन और रमन ने भी की थी। वे दोनों भी उनकी बराबरी करने के लिए अक्सर अपनी माँ ममता जी से पैसे मांगा करते थे। अगर वह पैसे देने से ना नुकुर करती तो कई बार पैसे चुरा कर ले जाते, जिससे उनकी आदत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि माता पिता जो कुछ भी कमाते हैं उनके बच्चों के लिए ही होता है। ऐसा सोचकर ममता जी कभी कभी जानबूझकर भी अपने बेटों को कुछ नहीं कहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा आया कि दोनों बेटे बड़े होने पर इतने ढीठ हो गए कि अपनी माँ को तो कुछ समझते ही नहीं थे। थोड़ी मान मर्यादा कर लेते थे तो हरीश जी के जिंदा रहते हुए, वरना उनकी मृत्यु के बाद तो ममता जी का उनकी ज़िंदगी से मानव अस्तित्व ही खत्म हो गया था। ममता जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, वह भी 15 दिन पहले बताया था। जब दोनों बेटों ने ध्यान ही नहीं दिया तब बेचारी ने दोबारा आज फिर से बड़े बेटे अमन से कहा था, क्योंकि एक बार ममता जी के पति हरीश जी की मृत्यु अचानक हार्ट अटैक आने के कारण हो गई थी। तब ममता जी उनकी मृत्यु के सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। तब वही बड़ा बेटा अमन ने बड़े ही प्यार से सहानुभूतिपूर्वक कहा था, माँ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे कहना, मैं आपको लाकर दूंगा। अगर कभी मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊंगा और आपकी ज़रूरत का सामान नहीं ला पाया तभी आप किसी दूसरे से कहिएगा। यह आपका शरण कुमार जैसा बड़ा बेटा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। अपने बेटे की ऐसी प्यारी प्यारी और दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर ममता जी भाव विभोर हो गई थी और अपने दोनों बेटों को अपने सीने से लगाकर खूब रोई थी। और उन्हीं के सामने अपने पति की तस्वीर से बातें करते हुए उन्होंने कहा था, देखा आपने तो मुझे इस भरी दुनिया में छोड़ दिया और मुझसे हमेशा साथ निभाने का वादा करके चले गए, लेकिन एक काम आपने बहुत अच्छा किया है। कितने अच्छे और प्यारे बेटे मुझे दिए। देखिए ना, यह दोनों मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मुझे मनाने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि मेरा हमेशा ध्यान रखेंगे। कहकर वह उनकी तस्वीर के सामने ही खुशी और आश्चर्य मिश्रित भाव लिए बिलक बिलक कर रो पड़ी। ममता जी का रोना सुनकर दोनों बहुएं सोनाली और प्रिया भी आ गई। उन दोनों ने उनके रोने का कारण पूछा तो उनके पतियों ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। ममता जी कुछ देर तक रोती रही, फिर उनके दोनों बेटों ने उनके आंसू पोंछे और अपने कंधों का सहारा देकर उन्हें उठाया और डाइनिंग टेबल पर ले गए। उस दिन सभी ने मिलकर खाना खाया। धीरे धीरे ममता जी को अच्छा महसूस होने लगा। अब दिन प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। महीने के पहले सप्ताह होते ही ममता जी को उनके बेटे बड़े ही मान मनोहार के साथ बैंक में लेकर जाते, उनके हस्ताक्षर करवाते और जो बेटा उन्हें लेकर जाता समझो उस महीने के सारे पैसे उसी बेटे के हो जाते। महीने के पहले सप्ताह में तो ममता जी का बहुत ही मान सम्मान होता, लेकिन जैसे ही पैसे हाथ में गए समझो ममता जी कौन है। दोनों बेटे और बहू के व्यवहार में इतना फर्क आ जाता कि वे उन्हें पहचानते भी नहीं। ऐसा करने लगते थे तब तो फिर भी ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन बड़ा बेटा अमन अपनी माँ के कमरे में उन्हें जगाने के लिए गया कि आज उनके पेंशन के पैसे निकालने हैं। उसने उन्हें आवाज़ लगाई, माँ माँ। ममता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जब उन्हें छूकर देखा तो उनका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। अमन उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। उस समय छोटा बेटा रमन घर पर नहीं था, क्योंकि उसे ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर भेजा गया था।
माँ, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और आपके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। रमन भी घर पर नहीं है और मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, इसलिए आपके अकाउंट को मेरे अकाउंट से जोड़ देते हैं ताकि मुझे पैसे निकालने में आसानी होगी और हर महीने आपको बैंक जाना भी नहीं पड़ेगा। ममता जी ने भी सोचा, मुझे अब जीना ही कितने दिन हैं, फिर जो कुछ भी है हमारे दोनों बेटे का ही तो है और मेरा बेटा सही तो कह रहा है। मुझे तो अब बैंक जाना भी बहुत बड़ा काम लगने लगा है। अच्छा ही होगा, बेटा ही पैसे लेकर आ जाएगा। आखिर बैंक से रुपए निकलते ही तुरंत तो मांग ही लेते हैं, फिर मैं बैंक ही क्यों जाऊं? जब बिना जाए काम बन जाएगा तो। ऐसा सोचकर उन्होंने अमन ने जहां जहां साइन करने को बोला वहां वहां कर दिए। जब दूसरे महीने का पहला सप्ताह आया तब रमन ने जानबूझकर समय निकाला था ताकि वह अपनी माँ को पेंशन के पैसे निकालने के लिए लेकर जा सके। ममता जी जैसे ही सुबह सोकर उठी, रमन बोला, माँ आज बैंक चलना है पेंशन के पैसे निकालने, जल्दी से तैयार हो जाना। ममता जी ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वह बेटे के साथ बैंक पहुंच गई। बैंक जाकर जब उन्होंने देखा तो पता चला उनके बड़े बेटे अमन ने तो आज ही कुछ घंटे पहले ही पैसे निकाल लिए हैं। फिर बैंक वाले ने कहा, क्यों अम्मा जी, आपके बेटे ने आपको धोखा दिया है क्या? आपकी जानकारी के बगैर पैसे निकाल लिए हैं क्या? अगर ऐसा हो तो उस पर आप केस कर सकती हो। अपने ही बेटे पर पुलिस केस का नाम सुनकर ममता जी घबरा गई और बोली, नहीं सर, मेरे बेटे ने मुझे बताया था, लेकिन अब मेरी उम्र हो चली है ना, इसलिए कभी कभी भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रह पाता मुझे माफ़ कर दीजिए सर, कहकर अपने बेटे रमन को वहाँ से चलने के लिए कहने लगी। रमन उसी समय बैंक के अधिकारी पर भड़कने लगा कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब ममता जी ने कहा यह लोग सच कह रहे हैं तो वह उन पर ही भड़कने लगा। अरे बुढ़िया, बुढ़ापे के कारण तेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? अरे वे बैंक वाले तेरे रिश्तेदार है क्या जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? ममता जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटा पहले घर तो चल, फिर सारी बात तुझे विस्तार से बताती हूँ। रमन गुस्से में वहाँ से निकल गया और घर पहुँचते ही ममता जी पर चिल्लाते हुए बोला, हाँ माँ बोल, अब क्या कहना चाहती है? ममता जी बोली, बेटा दरअसल उस दिन जब तू अपने ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर गया हुआ था, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और अमन के पास पैसे नहीं थे मेरे इलाज करवाने के लिए और मैं बैंक भी नहीं जा पा रही थी, इसलिए उसने मेरा और अपना अकाउंट एक साथ जोड़ लिया। आज उसे याद आया होगा पेंशन के पैसे निकालने का, इसलिए निकाल लिए होंगे। तू इतना गुस्सा मत कर बेटा। हाँ तो बुढ़िया, आज मुझे वहाँ लेकर क्यों गई थी? रमन बोला, बेटा उस दिन मुझे बुखार के कारण अच्छी तरह से याद नहीं था कि अमन ने क्या कहा था, लेकिन जब बैंक वालों ने बताया तब मुझे याद आ गया कि हाँ ऐसा ही कुछ अमन ने भी कहा था। उस दिन के बाद से तो मानो ममता जी की दुनिया ही बदल गई। अब अमन हर महीने उनके पेंशन के पैसे निकाल कर लाता और अपने खुद के लिए ही खर्च करता। रमन जब भी अमन से माँ के पेंशन के पैसों में से कुछ पैसे अपने लिए मांगता तो वह कह देता, घर के लिए राशन लाने में खर्च हो गए, माँ के लिए दवाई लाने में खर्च हो गए। ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाने बनाता रहता। रमन ने 1-2 महीने तो अपने भाई को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने धीरे धीरे हिसाब लगाना शुरू किया तो पेंशन के तो आधे पैसे भी खर्च नहीं होते थे और अगर राशन का सामान महीना पूरा होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है तो दोनों भाइयों की पत्नियां आपस में लड़ने झगड़ने लगती और बात उनके पतियों तक पहुंच जाती। फिर क्या था, दोनों भाइयों में भी तू मैं चालू हो जाती। ममता जी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। मैं हमेशा यही सोचती थी कि हमने अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ना ही कहीं बाहर घूमने गए, ना ही कहीं महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया। यही सोचकर कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश देंगे तो यही बच्चे हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। जिन्हें हम बुढ़ापे की लाठी समझकर हमें सुख देंगे सोच रहे थे, यह तो उसके विपरीत हमारे बुढ़ापे में लाठी बनकर बरस रहे हैं और सुख देने की बजाय दुख दे रहे हैं। फिर भी ममता जी उनके रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आकर एक दिन बोल ही पड़ी, अरे बेटा, पैसे के लिए तुम दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? बंद भी करो यह लड़ाई झगड़े। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम दोनों को इतने बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ाया था? जब तक तुम लोग छोटे थे कई बार मैंने अपने पास के पैसे गायब होते देखा था, लेकिन यह सोचकर कुछ नहीं कहती थी कि चलो बच्चे तो हमारे ही हैं
और आखिर हम कमाते किस लिए हैं, और इन्हें शायद पैसों की ज़रूरत रही होगी और मुझसे कह नहीं पाए होंगे, इसलिए चुपचाप निकाल कर ले गए होंगे। लेकिन आज देख रही हूँ तुम दोनों अच्छा खासा कमा लेते हो, फिर भी तुम्हारे पिता के थोड़े से पेंशन के पैसों के लिए ऐसे लड़ रहे हो जैसे कोई दुश्मन हो। ममता जी का इतना कहना था कि छोटा बेटा क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ, वो सीधे अपनी माँ के पास गया और उनका गला दबाने लगा। बेचारी ममता जी चारों हाथ पैरों को फड़फड़ाने लगी। उस समय उनके पड़ोस में रहने वाला रमाकांत जी ममता जी से मिलने आ रहे थे। उन्हें देखकर बड़ा बेटा अमन बोला, अरे रमाकांत अंकल जी आए हैं, उनके लिए कुर्सी लेकर यहीं बाहर आओ। बाहर कितनी सुहानी हवा चल रही है ना, और माँ आप भी अंकल जी के साथ बैठिए ना, मैं अंदर जाकर आप लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करवाता हूँ। और ममता जी से आंखों के इशारों से ही कहा, खबरदार जो रमाकांत अंकल जी से कुछ भी कहा तो। बेचारी ममता जी जो एक समय इस घर में महारानी की तरह राज किया करती थी, उनका हुक्म सभी के लिए सर आंखों पर हुआ करता था। आज पति के चले जाने से उसी घर में उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं रह गया था, और आज तो बेटों के हाथों मार खाकर उनकी जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। अब इस घर में पुरानी कबाड़ की वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं थी। वह बार बार यही सोचती रहती कि एक इंसान के रहने और ना रहने से किसी की ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ जाता है। वह अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में जितना ज़्यादा सोचती उतनी ही ज़्यादा दुखी होती। वह अपने अतीत में खोई हुई थी कि उनके दोनों आँखों से मोती की तरह दो बूंद आंसू लुढ़ककर उनके गाल पर आ गिरे। उन्हें इतना ध्यान ही नहीं रहा कि उनके घर पर रमाकांत जी आए हुए हैं। तभी रमाकांत जी बोले, क्यों भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों हो? आप किस प्रकार की सोच में डूब गई हैं? आपकी तो दो दो बहुएं हैं, और मेरे दोस्त ने आपके लिए इतना पुख्ता इंतज़ाम करवा रखा है कि आप सुनेगी तो खुशी में झूम उठेंगी। और मुझे देखो, मैं भी तो अपनी पत्नी के बिना रहता हूँ ना। यह ज़िंदगी है भाभी जी, इसे हंस कर जियो चाहे रो कर, हम सबको जीना तो पड़ेगा ही। हाँ तो भाभी जी, मैं कह रहा था ना, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई ने आपके लिए पुख्ता इंतज़ाम करवा रखा है। तो सुनिए वो खुशखबरी। यह है कि आपको याद है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बाईपास जाने वाली रोड बनने का सरकार की तरफ से अर्जी पास हो गई है, जिसमें मेरी और आप लोगों की ज़मीन भी रोड बनने वाले रास्ते में आ रही है, जिसकी कीमत सरकार करोड़ों में दे रही है, और उस परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देगी। रमाकांत जी के मुंह से इतनी अच्छी खबर सुनकर ममता जी के चेहरे पर उस समय तो खुशी आ गई, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उनकी आंखों के सामने वह दृश्य घूमने लगा जब दोनों बेटों ने पेंशन के चंद पैसों के लिए हंगामा खड़ा कर दिया था। और अगर रमाकांत जी उस समय पर ना आए होते तो आज तो रमन ने मेरी जान ही ले ली होती। और अमन भी कितना स्वार्थी निकला, खुद ने ही सारे पैसे बैंक से निकाल लिए, और जब रमन ने मुझे इतना उल्टा सीधा कहा, गाली गलौज की, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ उठाया, मुझे जान से मार डालने के लिए गला भी दबा दिया, तो अमन ने मुझे बचाने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। यह बेटे नहीं, राक्षस है, राक्षस, जिन्हें माँ की नहीं बल्कि माँ के पैसों की ज़रूरत है। ऐसा सोचते हुए ममता जी फिर से अपने अतीत में चली गई। तभी रमाकांत जी ने उनकी आंखों के सामने एक चुटकी बजाई और कहा, क्या हुआ भाभी जी, फिर से कहाँ खो गई? तभी हड़बड़ाती हुई अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, वो कुछ नहीं भाई साहब। फिर रमाकांत जी बोले, तो भाभी जी आपने क्या सोचा है? ममता जी बोली, भाई साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अभी मेरे बेटों के सामने कुछ मत बताइएगा। कल आप मुझे मंदिर के पीछे बने गार्डन में मिलिएगा, ताकि मैं आपके साथ में खुलकर बातें कर सकूं। रमाकांत जी ने उनसे कहा, ठीक है, कल मिलते हैं, और उनसे अलविदा कहकर वो वहाँ से फुर्ती के साथ चले गए। ममता जी तो उन्हें देखती ही रह गई। उनके उत्साह को देखकर ममता जी के मन में भी आया कि अब वह अपने घर में पूरे आत्मसम्मान के साथ सर उठाकर जिएंगी। दूसरे दिन ममता जी ने अपने हिस्से के सारे काम किए। वह मन ही मन सोच रही थी कि पहले वो कैसे जवाब दे देती थी, लेकिन आज क्यों नहीं दे सकती। उन्होंने आत्मसम्मान के साथ अपनी चप्पल पहनी और एक लकड़ी जिसके सहारे से वह हमेशा चलती फिरती रहती थी, उसे लेकर चली गई। गार्डन में जाकर देखा तो एक बड़ी सी टोपी पहने एक आदमी सफारी सूट पहने पेपर पढ़ रहे थे, और वह उसी कुर्सी पर बैठे हुए थे जहां अक्सर ममता जी बैठा करती थी। उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा।
वह कोई और नहीं बल्कि हरीश जी के दोस्त आलोक जी थे, जो पेशे से वकील थे। ममता जी उन्हें देखकर बोली, अरे भाई साहब, आप यहाँ। ममता जी इतना ही कह पाई थी कि आलोक जी बोले, भाभी जी, मेरे भाई, मेरे दोस्त के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा, और आपसे कोई बात क्या छुपाना, आपके बारे में भी तो मेरे दोस्त रमाकांत ने बताया कि आपके बेटे बहू आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए हम दोनों ने विचार किया कि क्यों ना हम आपको न्याय दिलाएं, क्योंकि हरीश हर एक बात हमसे शेयर करता था और हमारी सलाह के बिना वह कुछ नहीं करता था। इसलिए मुझे पता है कि वह घर जिसमें आपके बेटे बहू जितने अधिकार पूर्वक रह रहे हैं वह भी आपके ही नाम पर है, और जिस जमीन के बारे में रमाकांत जी ने आपको बताया होगा उसके लिए भी दावेदार को 3 दिनों के अंदर सारे दस्तावेज जमा करने होंगे। वह जमीन भले ही आपके नाम पर नहीं है, लेकिन पति की संपत्ति पर पहला अधिकार तो उसकी पत्नी का ही होता है। इसलिए उस जमीन से मिलने वाला मुआवजा भी आपको ही मिलेगा। फिर आप उसे जैसा चाहे खर्च कर सकती हैं। तभी दूर से रमाकांत जी आते हुए दिखाई दिए। ममता जी उन्हें देखकर कहा, अच्छा धोखा देना सीख गए हैं आप। तभी वकील साहब बोले, नहीं भाभी जी, धोखा रमाकांत जी नहीं दे रहे हैं, बल्कि धोखा तो आपके बेटे आपको दे रहे हैं। आपके बड़े बेटे अमन ने आपको धोखा देकर आपका और अपना अकाउंट एक साथ जुड़वा लिया, और अब उसकी जब मर्जी तब पैसे निकाल लेता है। रमाकांत जी वही सब ठीक करने के लिए गए थे और एक ज़रूरी काम करने भी गए थे, जहां आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता। वहां रमाकांत जी सुबह से लाइन में खड़े होकर वहां से फॉर्म लेकर आ रहे हैं, जो रोड बनने वाली प्लॉट के क्लेम के लिए बहुत ज़रूरी थी। ममता जी अपने द्वारा ऐसे शब्द बोले जाने पर बहुत शर्मिंदा हुई। उन्हें बहुत बुरा लगा कि उन्हें बोलने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था। इस बात के लिए ममता जी ने रमाकांत जी से माफ़ी मांगी। फिर वकील साहब ने रमाकांत जी से पूछा, हो गया रमाकांत जी सारा काम? रमाकांत जी जिंदादिली इंसान थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ सर, सारा काम हो गया, और कोई काम हो तो बताइएगा। तभी वकील साहब ने उस फॉर्म में ममता जी के बहुत से हस्ताक्षर लिए। तभी रमाकांत जी बोले, भाभी जी, इस बात की भनक अपने बेटे तक न पहुंचने दीजिएगा, वरना वे दोनों तो लालची भेड़िए की तरह आपके पैसों पर ही नज़र गड़ाए रखेंगे। ममता जी ने हाँ में सर हिलाया और उन दोनों का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली गई। ममता जी जैसे ही अपने घर पहुँची, उनके चेहरे में एक अजीब सी शांति और आनंद के भाव थे। दोनों बहुएं उनका आनंदित चेहरा देखकर कुछ सकते में आ गई। उन्होंने सोचा, जरूर बुढ़िया के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। उन्होंने ममता जी को तंग करना चालू कर दिया। बेचारी ममता जी सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती, और अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती तो दोनों बहू उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती रहती। एक दिन ममता जी के हाथ से खूबसूरत सा जग बहू का पानी देते हुए फिसल कर टूट गया। बहू को वो जग उसके पापा ने उसकी शादी की पहली सालगिरह पर दिवाया था। बड़ी बहू तो ममता जी पर ऐसे टूट पड़ी जैसे वह उनकी दुश्मन हो। उन्होंने ममता जी के बाल पकड़े और वहीं जमीन पर धम से पटक दिया। छोटी बहू देखती रह गई, लेकिन ना ही उसने अपनी जेठानी को अपनी सास को मारने से रोका, ना ही उनके प्रति हमदर्दी जताई, बल्कि वह तो उन पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जब बड़ी बहू का इतने में भी मन नहीं भरा तो वह फिर से उनके बाल पकड़कर मारने के लिए उठाने लगी कि तभी रमाकांत जी उनके घर किसी काम से पहुंच गए। उन्हें देखते ही बड़ी बहू प्यार से उन्हें कुर्सी पर बैठाने लगी। उस समय ममता जी की हालत किसी भिखारी से कम नहीं लग रही थी। ममता जी को देखकर रमाकांत जी ने बड़ी बहू से पूछा, बहू, ममता जी की ऐसी हालत क्यों है? तभी बड़ी बहू रोनी सूरत बनाकर बोली, अंकल जी, आजकल माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं तो इनका सर दर्द हो रहा था, इसलिए इनकी मालिश करने जा रही थी। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए माँ जी से, है ना माँ जी? मैं सच कह रही हूँ ना? तभी न जाने ममता जी के पास कहाँ से इतनी हिम्मत आई। उन्होंने कहा, हाँ बहू, तुम तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। कभी गला दबाकर कोई मालिश करता है, तो कभी बाल पकड़कर धर्म से पटक कर लात घूंसों से मालिश करता है। हाँ भाई साहब, यही है मेरे जीवन की सच्चाई, और विडम्बना यह है कि मैं किसी के सामने सच भी नहीं बोल सकती, वरना बाद में ये लोग मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ देते हैं। बड़े बेटे ने मेरे अकाउंट को अपने अकाउंट से जुड़वा लिया, वो भी मेरी मर्जी जाने बिना ही। मुझसे धोखे से साइन करवा लिए, और मुझे तो लगता है इस घर को भी ऐसे ही मुझे धोखा देकर अपने नाम करवा लिया होगा। तभी छोटी बहू आंखों को मटकाते हुए बोली, हाँ तो बुढ़िया, क्या तुझे सारी बात बता देते?
तो क्या तू खुशी खुशी इतना बड़ा आलीशान बंगला हमारे नाम कर देती? नहीं ना, इसलिए तो हमें चालाकी करनी पड़ी तुझसे, गवार कहीं की। बुढ़िया, मेरे पति बताते हैं कि वे दोनों भाई आपको कैसे बुद्धू बनाकर पैसे चोरी करके ले जाते थे और तुम दोनों बेवकूफ़ों को पता भी नहीं चलता था। कहकर वो हंसने लगी। तभी बड़ी बहू बोली, हाँ छोटी, तू सही कह रही है, मेरे पति भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। इस बुढ़िया को क्या मालूम कि पैसों को कैसे संभाला जाता है। रमाकांत जी बोले, बेटी, यह तुम भाभी जी से किस तरह से बात कर रही हो? वह तुम्हारी सास है। फिर दोनों बहू रमाकांत जी की तरफ घूरते हुए बोली, अंकल जी, ज़्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, यह हमारे घर का मामला है। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, वरना हम कह देंगे कि आपने हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, फिर मजबूरन हमें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। रमाकांत जी बोले, अरे तुम तो मेरी बेटी समान हो और यह क्या नाप शनाप कुछ भी बोले जा रही हो। बोलने से पहले एक बार तो सोच लिया करो बेटी। तभी दोनों बहू रमाकांत जी और ममता जी को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ी और उन्हें मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उतने में ही वहाँ पुलिस आ गई और उन दोनों बहू को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि रमाकांत जी के मोबाइल को पुलिस वाले ट्रेस कर रहे थे। वहाँ की सारी बातें पुलिस वाले सुन पा रहे थे। जब दोनों भाइयों को इस बारे में पता चला तो वे दोनों तो परेशान हो गए कि अपनी पत्नियों को वे लोग कैसे छुड़वाएंगे। उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, रोए गिड़गिड़ाए। और जब ममता जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने धोखे से वह घर भी अपने नाम करवा लिया है, कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। बस यही स्थिति उस समय अमन और रमन की भी थी। उन्होंने अपनी सारी गलती स्वीकार की। ममता जी ने उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर ली और अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और उन्हें हिदायत दे दी कि अगर उन चारों में से किसी ने भी उनके साथ बदतमीजी की तो फिर से उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कुछ दिनों बाद ममता जी ने वे लोग जिस घर में रहते थे वह घर भी अपने नाम करवा लिया और जिस प्लॉट से कई करोड़ रुपए मिले थे उसमें एक वृद्ध आश्रम और वहीं पास में ही एक अस्पताल भी खुलवा दिया, ताकि उनके जैसे बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहू बेटों को जब उस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो वह तो हाथ मलते ही रह गए और मन ही मन सोचते रह गए कि काश हम लोगों ने शुरू से ही माँ की सेवा की होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, आज हम भी करोड़पति होते। लेकिन हमारे कर्म ही इतने गलत थे कि करोड़पति के बजाय रोडपति बन गए। उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी माँ ममता जी को मनाने की कि वे उन्हें कुछ रुपए दे दे ताकि उनकी गृहस्थी भी संभल जाए, लेकिन ममता जी को अपने बेटे बहू की वह करतूत याद आ जाती और वह फिर से अपना इरादा बदल देती। तो दोस्तों, इस कहानी में ममता जी ने अपने बहू बेटों को माफ़ ना करके जो सबक सिखाया वह सही था या गलत, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।